Hello everyone, welcome to PharmaEase. Here I post videos on pharmacy related subjects which you study on your diploma courses or your bachelor courses in a very simple and easy way. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe my channel. So without any delay, let's begin. So today's topic is history and scope of pharmacy, which is the very first topic of pharmaceutics subject which you study both on D Pharm and B Pharm. So let's start with its history. First of all, let me tell you all, during ancient period in India, the source of drug were from vegetable, animal and mineral origin. Okay, they were prepared by few experienced person and the medicine system was kept secret within a family and there were no scientific method for standardization of such drugs. Okay, so क्या होता था बेसिकली आपका जब इंडिया में बहुत जमाने पहले जब इंडिया में दवाइयाँ बनाना शुरू हुआ तो क्या होता था कि जड़ी बूटी दवाइयाँ बनते थे या तो आपके वेजिटेबल किसी तरह के पेड़ पौधे या जानवरों से या मिनरल किसी तरह के पदार्थ से, ठीक है। और क्या होता था, इसे बनाना सिर्फ केवल कुछ ही लोगों को आता था और इस वजह से यही कारण है कि इसे सीक्रेट रखा जाता था, लोग एक दूसरे से नहीं बताते थे। जिसे भी आता था वो अपने फैमिली में ही उस दवाई का उपचार अपने फैमिली में ही किसी मेंबर को ठीक करने में करते थे, उस दवाई को कभी किसी और लोगों से शेयर नहीं करते थे। ओके, और फिर इसका कोई साइंटिफिक स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं होता था, उस समय कोई मेथड था ही नहीं टेस्ट करने का कि वो दवाई स्टैंडर्ड है कि नहीं वो पता चले। तो क्या होता है, आफ्टर अ पीरियड when the Muslim rule came, the Arabic and Unani system of medicine grown. जब आपका इंडियन ये था आपका इंडियन सिस्टम, जब ये इंडियन सिस्टम खत्म होता है, कब खत्म होता है, जब मुस्लिम रूल आता है। तो मुस्लिम रूल जब आता है तो वो अपने साथ अरबिक और यूनानी सिस्टम को लेकर आता है, ठीक है। तो उसके अंडर में आपका कुछ अल्कोहल बेस्ड जो कि होम्योपैथी आप कह सकते हो, ठीक है, वो सब आता है। आयुर्वेदिक मेनली आपका जड़ी बूटी है, उसी को एडवांस किया गया है, और होम्योपैथिक मेनली आपका ये अरबिक और यूनानी सिस्टम है जिससे और एडवांस मोड दिया गया है, ठीक है। तो यूनानी सिस्टम कुछ जड़ी बूटियों से मेनली क्या होता था, पहले हम जो इंडियन सिस्टम था वहां पे हम कच्चा पीस लेते थे और यूं ही खा लेते थे, और आपके जो मुस्लिम्स आते वो क्या करते उन्हीं जड़ी बूटियों का रस निकालते थे, ठीक है। वो अलग अलग तरह का अर्क या रस कहेंगे वो निकालते थे उन्हीं दवाइयों से, तो थोड़ा सा डिफरेंट था ये, ठीक है। डायरेक्ट कच्चा चीज नहीं लेते थे वो लोग, किसी भी फॉर्म से अगर ले, मेन ओरिजिन आपका प्लांट वेजिटेबल्स यही सब एनिमल मिनरल यही सब होता था, लेकिन उसका रस निकालकर फिर उसे दवाई का फॉर्म देने लगे। नेक्स्ट क्या होता है, देन एलोपैथिक सिस्टम केम विद ब्रिटिशर्स हु लेटर बिकेम द रूलर्स। जब ब्रिटिशर्स आते हैं तब आपका आता है एलोपैथिक सिस्टम। जी हाँ, जो केमिकल सिस्टम आप पढ़ रहे हो या आप जिसके बारे में आज स्टडी करते हो, जिसको आप बेसिकली लेते हो, पूरे दुनिया भर में एलोपैथिक सिस्टम ही चल रहा है, मेडिसिन जो केमिकल बेस्ड है वो आपका एलोपैथिक सिस्टम कहलाता है, और यही आपका ब्रिटिशर्स के साथ इंडिया में फर्स्ट टाइम आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, इनिशियली द ड्रग्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप। पहले पहले तो हमारे यहाँ बनता नहीं था दवाई, ठीक है। तो क्या होता था, यूरोप से ही दवाई आता था। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स यहाँ रहने लगे तो क्या हुआ, लेटर सम ड्रग्स ऑफ दिस सिस्टम बिगन मैन्युफैक्चरिंग इन आवर ओन कंट्री। उसके बाद इंडियंस के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स यही प्रोडक्शन करने लगे मेडिसिन का, ठीक है। सो आपका मैं नेम्स बता रही हूँ कब और कैसे बना, किसके द्वारा। 1901 में आपका बनता है बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क इन कैलकाटा बाय आचार्य पीसी राय। ओके, सो 1901 में सबसे पहला आपका केमिकल या एलोपैथिक कंपनी खुलता है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी खुलता है। पर यहाँ पर आपका सारा चीज नहीं बनता था, मतलब मेनली जो रॉ मटेरियल्स आते थे वो यूरोप से ही आते थे, यूरोप से यहाँ आपका रॉ मटेरियल्स आता था, फिर रॉ मटेरियल्स को फॉर्मुलेट किया जाता था, उसका कॉम्पोजिशन जो है तैयार किया जाता था यहाँ, मतलब मेन रॉ मटेरियल्स एलोपैथिक केमिकल्स का वो आता था यूरोप से, और यहाँ फॉर्मुलेशन फाइनल फॉर्मुलेशन किया जाता था, ठीक है। और इसे बनाता है आचार्य पीसी राय फर्स्ट में। उसके बाद नेक्स्ट आपका बनता है 1903 में एक स्मॉल फैक्ट्री बनता है एट पारेल इन बॉम्बे, ओके, बाय प्रोफेसर टी के गुज्जर। तो आपके प्रोफेसर टी के गुज्जर जो है, अब तो मुंबई के नाम से जाना जाता है, तो वहां पे पारेल, जब बॉम्बे था बहुत पुराना उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तब पारेल नाम का एक प्लेस था जहां पर आपका एक छोटा सा फैक्ट्री खोला गया था टी के गुज्जर द्वारा। नेक्स्ट 1907 में फिर से प्रोफेसर टी के गुज्जर आपका खोलते हैं एलेम्बिक केमिकल वर्क्स एक्चुअली एट बड़ौदा। आपका यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, बड़ौदा में खुलता है, बड़ोदरा में आपका प्रोफेसर टी के गुज्जरी फिर से खोलते हैं और उसका नाम रखते हैं एलेम्बिक केमिकल वर्क्स। नेक्स्ट क्या होता है, ड्रग्स
पर मोस्टली इंपॉर्टेंट इन क्रूड फॉर्म। ओके ये मैंने बताया कि क्रूड फॉर्म में ही बाहर से आता था, ठीक है, क्रूड फॉर्म में आता था और देन यहाँ पे फाइनल फॉर्मुलेशन आपका होता था। तो इसका फायदा आपका उठाते थे कौन? ब्रिटिशर्स उठाते थे, क्योंकि कंपनी तो आपके इंडियंस का था, लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने कंट्रीज से मंगवाते थे उसका फायदा उठाने लगे। कैसे? दे यूज्ड टू सप्लाई वेरी लो क्वालिटी और डिलीटरियस ड्रग्स, काफी खराब क्वालिटी के, काफी लो क्वालिटी के या खराब मटेरियल्स यूरोप से आते थे, ठीक है। मतलब दवाई यहाँ बनता था, दवाई बनता यहाँ था, लेकिन काफी खराब क्वालिटीज के रॉ मटेरियल्स के साथ बनता था। सो क्या होता है, आफ्टर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 11th August 1930 अपॉइंटेड अ कमिटी टू सी इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो फिर इसलिए इसी के वजह से आपका क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपके इंडियन सरकार थे वो 11 अगस्त में क्या करना स्टार्ट करते हैं, 1930 11 अगस्त क्या करते हैं कि एक कमिटी बनाते हैं। एक कमिटी का संगठन होता है जिसमें कि फार्मेसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखने वाले काम वो लोग करेंगे। उस कमेटी का काम था कि फार्मेसी रिलेटेड, मतलब फार्मेसी में जो भी रॉ मटेरियल्स आ रहा है अच्छा है कि नहीं, उसका क्वालिटी चेकिंग, उसका सारा डिपार्टमेंट के लिए एक कमेटी बना दिया गया। आफ्टर द रिपोर्ट मेड बाय कमिटी इन 1931 फार्मास्यूटिकल एजुकेशन वाज इनिशिएटेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ BHU। ओके सो आपका क्या होता है, जब वो कमिटी पूरा जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नहीं इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, जो बाहर से रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं वो खराब क्वालिटी के आ रहे हैं। तो इंडियंस को रियलाइज होता है कि नहीं हमारे यहाँ खुद भी पढ़ाई होना चाहिए फार्मेसी का, ताकि क्या हो कि हमारे यहाँ के लोग भी खुद रॉ मटेरियल्स या केमिकल रॉ मटेरियल्स जो है उसे कंपोज कर सके। सो सबसे पहला आपका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पे सबसे पहले फार्मास्यूटिकल एजुकेशन स्टार्ट होता है, फार्मेसी का पढ़ाई। उस समय उतना डिप्लोमा बैचलर इतना चीज नहीं था, बेसिकली फार्मेसी का बेसिक नॉलेजेस पर एजुकेशन स्टार्ट होता है। ओके नेक्स्ट आपका क्या होता है, यहाँ पे मैं कुछ डेट्स बता रही हूँ जब जो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स एंड एक्ट्स आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1940 में क्या होता है, ड्रग बिल टू रेगुलेट द इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन ब्रिटिश इंडिया नोन एज ड्रग एक्ट ऑफ 1940। तो ड्रग एक्ट 1940 बनता है किस साल में, 1940 में बनता है। इस ड्रग एक्ट का क्या काम था, इसके अंडर आपका काम ये था कि इसमें जो भी लोग आएंगे, ठीक है, इसका जो कमेटी बनेगा उनका काम होता था कि जो ड्रग्स बाहर से आ रहे हैं या जिस ड्रग को बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, या जिसको हम बेच रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका क्वालिटी, ठीक है, उसका क्वालिटी इंश्योर करने का काम था। ये बिल पास हुआ। ओके नेक्स्ट आपका 1941 में आता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ठीक है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आज भी है कैलकाटा में, सबसे बड़ा लेबोरेटरी आप कह सकते हो, देश का नेशनल लेबोरेटरी है जहाँ पे हर तरह का टेस्टिंग होता है, वो कैलकाटा में 1941 में बनता है। नेक्स्ट 1945 में आपका आता है ड्रग रूल अंडर ड्रग एक्ट ऑफ 1940। अब जो ड्रग एक्ट 1940 में आपका स्टार्टिंग में बना, उसी के अंदर कुछ और ड्रग रूल्स ऐड हुए। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1946 में क्या होता है, द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वाज पब्लिश्ड। अब आप लोगों को पता होगा अगर, या मैं आगे के वीडियोस में आप लोगों को फार्माकोपिया क्या होता है वो सब भी बताऊंगी। बेसिकली मैं बता दूं तो फार्माकोपिया, जैसे आप खाना बनाते हो तो उसमें खाना के रेसिपीज मिलता है, उसी तरह फार्माकोपिया में दवाई बनाने के रेसिपीज, दवाई से रिलेटेड वेरियस टेस्ट, फिर उससे रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूलाज है, ये सारा मेडिसिन बुक है, मेडिकल बुक है, आप जान लो। ठीक है, तो इंडिया का अपना जो मेडिकल बुक उसका बनने का तैयारी होने लगा, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट बनने लगा कि क्या क्या उसमें ऐड करना है क्या नहीं, उसका लिस्ट का तैयारी स्टार्ट होता है 1946 में। नेक्स्ट आपका 1948 में आता है फार्मेसी एक्ट 1948 एंड IP कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड। ओके सो आपका फार्मेसी एक्ट 1948 मतलब कुछ एक्ट्स, ये एक्ट के तहत बहुत सारे रूल रेगुलेशंस आता है आपके फार्मेसी के पढ़ाई के लिए हो या मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सब फार्मेसी एक्ट कुछ आता है 1948। ओके और IP कमिटी मतलब अब इंडियन फार्माकोपिया अगर बनेगा तो उसका एक कमिटी भी होना चाहिए, हर काम को करने के लिए उसका एक कमिटी मेंबर्स का होना जरूरी है, एक कमिटी होना चाहिए, उसमें मेंबर्स होने चाहिए जो कि ये सारा चीज देखेगा करेगा। तो उसी तरह अब मैंने बताया कि 1946 में आपका स्टार्ट होता है IP कमिटी में, IP फार्माकोपिया में, इंडियन फार्माकोपिया में क्या क्या मेडिसिन ऐड करना है इसके बारे में 1946 में स्टार्ट होता है डिस्कशन। तो अब उसको बनाने के लिए काफी सारे लोगों का जरूरत है,
तो उसका एक कमिटी बनाया जाता है आपका 1948 में। तो दो चीज होता है, फार्मेसी एक्ट आता है और आईपी कमिटी बनता है, फर्स्ट आईपी कमिटी। नेक्स्ट आपका 1949 फाइनली आपका पीसीआई आता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, 1949 से आपका स्टैब्लिश हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपका स्कोप है और है आपका आज का इंट्रोडक्शन ऑन फार्मेसी। उसको बताने से पहले मैं आज का आईक्यू फैक्ट्स आप लोगों से शेयर करूंगी, क्योंकि मैं हर वीडियो में, हर अपने स्टडी वीडियोस में एक एक मेडिकल आईक्यू फैक्ट्स आप सबसे शेयर करती हूँ। सो टुडेज आईक्यू फैक्ट इज द चिल्ड्रन ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स आर जेनेटिक सिबलिंग्स but not cousins, as they share 25% of their DNA, and a full sibling share 50%, half sibling 25%, and cousins share 25% of their DNA. Sorry, 12.5% of their DNA. So they are genetically not cousins but siblings. So मैं आप लोगों को बता दूं, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, कजन्स मतलब होते हैं आपके अपने भाई बहन नहीं होंगे, चचेरे ममेरे कजिन उसे कहा जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो आपके आइडेंटिकल ट्विंस मतलब अगर आपका कोई जुड़वा है, ठीक है, तो जुड़वा अगर कोई होता है तो जो जुड़वा के बच्चे होते हैं, ठीक है, दो भाई बहन है, दो बहन है जो जुड़वे हैं, अगर उनके अपने बच्चे फिर होंगे, दोनों भाई बहनों के अपने जुड़वा के अपने अपने बच्चे होंगे, तो वो एक्चुअली कजन्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि कजन्स आप किसे बोलते हो, चचेरे ममेरे मौसेरी, ये सब कजन कहलाता है ना। लेकिन यहाँ पे वो कजन्स नहीं होंगे, वो जेनेटिक ट्विंस होंगे। अगर जेनेटिक लैंग्वेज में हम बात करें तो वो जेनेटिक ट्विंस या जेनेटिक सिबलिंग्स होंगे, भाई बहन होंगे, मतलब अपने भाई बहन होंगे। क्यों अपने भाई बहन होंगे साइंटिफिक वे में? क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, उन लोगों में 25% सिमिलर डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। आपको तो पता होगा कि जुड़वा में तो होता ही है सिमिलर, लेकिन जुड़वा के अलावा भी जुड़वा बच्चों से फिर उनके जब बच्चे होते हैं, जब वो बड़े होते हैं, उनके जब बच्चे होते हैं, तो उनके बच्चों में भी आपस में 25% आपका डीएनए मैच करता है, ठीक है। सो क्यों अब इसे इसलिए कजिन सिर्फ इसी वजह से नहीं, आपका एक्चुअली जो साइंटिफिक वे में सिबलिंग्स जो होते हैं, ठीक है, भाई बहन जो होते हैं, अब मैं बता दूं, जो फुल सिबलिंग्स मतलब एक ही माँ बाप के जो बच्चे हैं, ठीक है, एक ही माँ बाप के जो बच्चे हैं, उनमें 50% सिमिलैरिटी रहता है डीएनए का, ठीक है। और जो हाफ सिबलिंग्स होते हैं, हाफ सिबलिंग्स मतलब किसी वजह से अगर एक मम्मी के दो आपके दो जगह शादी हो जाते हैं, एक मदर से दो जगह शादी हो जाते हैं, तो मदर का फर्स्ट मैरिज से जो बेबी होगा और सेकंड मैरिज से जो बेबी होगा वो होता है हाफ सिबलिंग्स, मतलब वो एक तरह से कहते हैं ना सौतेले भाई बहन, ठीक है, तो वो कहलाते हैं हाफ सिबलिंग्स, ठीक है। उसी तरह अगर बाप का भी ऐसे होता है कि दो जगह शादी, पेरेंट्स का किसी का भी ऐसा होना, सौतेला जिसे हम कहते हैं सिंपल भाषा में, वहां पे भी आपका 25% डीएनए आपका मैच करता है। और नॉर्मली जो आपके चचेरे ममेरे कजन जिसे कहते हैं, वहां पे आपके 12.5% डीएनए शेयर होते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे सौतेले भाई बहन वो तो अपने ही भाई बहन एक तरह से हुए ना, तो वहां पे 25% डीएनए शेयर होता है। इसी तरह जुड़वा भाई बहनों में भी ऐसा ही होता है, मतलब जुड़वा भाई बहनों के जो फर्दर फिर अपने बच्चे होते हैं, वहां पे भी 25% शेयर होने की वजह से वो कजिन नहीं बल्कि हाफ सिबलिंग्स कहलाते हैं, मतलब एक तरह से भाई बहन है। नेक्स्ट, ज्यादा देर नहीं करूंगी, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप पर चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, फार्मेसी क्या है? फार्मेसी इज द साइंस एंड टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स। आप लोग बहुत बार सुने ही होंगे। फार्मेसी मतलब क्या होता है? बेसिकली ड्रग्स को डिस्पेंस करना, ड्रग्स को तैयार करना, इसका टेक्निक जब हम पढ़ते हैं वही है फार्मेसी, ठीक है। उसी का साइंस एंड उसी का टेक्निक होता है आपका फार्मेसी। देन ये क्या है? इट इज हेल्थ प्रोफेशन दैट लिंक्स बोथ हेल्थ साइंस विथ केमिकल साइंस। ओके, सो आपका फार्मेसी में क्या होता है? हेल्थ को आप कैसे क्योर करोगे वो भी पढ़ते हो लाइक डॉक्टर्स, और एक साइंटिस्ट की तरह केमिकल्स का भी कैसे रिसर्च हो, कैसे केमिकल्स का हम यूज करेंगे और दवाई बनाने में कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या करता है? हेल्थ साइंस एंड केमिकल साइंस, एक केमिस्ट्री फील्ड और एक मेडिकल फील्ड, दोनों को आपस में जोड़ता है। एंड इट एम्स टू एंश्योर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। और इसका एक फार्मासिस्ट या एक फार्मेसी स्टडी में उसका एम उद्देश्य यही रहता है कि वो जो भी दवाई बनाए वो सेफ हो और इफेक्टिव हो, सेफ और असरदार, ठीक है। पहले के इंडियन सिस्टम की तरह नहीं जिसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं रहेगा। एंड अगर मैं स्कोप का बात करूं तो बेसिक स्कोप से अभी तो बहुत सारे स्कोप्स निकल गए। स्कोप्स मतलब क्या क्या आपके, इसमें से आप क्या क्या काम कर सकते हो, ठीक है। तो द स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस इंक्लूड्स
more roles such as compounding and dispensing medicines, and it also includes more modern services related to healthcare, including clinical sources, reviewing medications for safety and efficacy, and providing drug informations. So क्या है कि आपका जो स्कोप ऑफ फार्मेसी है उसमें बेसिक जो रोल है, आपका बेसिक रोल होता है कंपाउंड करना, दवाई को कंपाउंड करना, कंपाउंड मतलब मिलाना, ठीक है, सही रेशियोज में दवाई को मिलाना, सारे दवाई और एक्सिपिएंट्स को मिलाना और उसे डिस्पेंस करना यानी देना, ठीक है, दवाई को मिलाकर तैयार करके पेशेंट्स को देना, ये बेसिक काम है। अब जो है बहुत सारे मॉडर्न सर्विसेज आ गए हैं जैसे कि हेल्थ केयर, ठीक है, पेशेंट का काम पेशेंट्स को केयर करने का, पेशेंट्स के हेल्थ केयरिंग में भी फार्मासिस्ट का रोल जाता है, ठीक है, उसे जांच करे वगैरह वगैरह। उसके साथ क्लिनिकल सोर्सेज में क्लिनिकल स्टडीज करने में, क्लिनिकल स्टडीज बेसिकली मैं अगर बताऊं तो किसी तरह का अगर किसी तरह का अगर डिजीज प्रोग्रेस हो रहा है किसी में, तो उसका जो स्टडी किया जाता है, मतलब किसी एक पेशेंट का आप सिम्टम्स एंड साइंस को देखते हुए जब स्टडी करते हो कि हाँ इसमें ये डिजीज आ रहा है, इस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, और वेरियस इसका बहुत बड़ा एक ब्रॉड आपका इसका स्कोप आता है क्लिनिकल सोर्सेज में, ठीक है, क्लिनिकल स्टडीज में, ठीक है। बेसिकली आप जान जाओ डिजीज का जब हम स्टडी करते हैं तो वो होता है क्लिनिकल सोर्स या क्लिनिकल स्टडीज, ओके। नेक्स्ट आपका वहां पर भी फार्मासिस्ट का रोल है। नेक्स्ट रिव्यूइंग मेडिकेशंस, अब मेन जो इसका है, ठीक है, वो है मेडिसिन को रिव्यू करना। कोई भी दवाई जब आया मार्केट में तो वो कैसा है नहीं है उसको देखना, वो सेफ है कि नहीं, असरदार है कि नहीं, ये सारा बेसिकली देखने का काम आपका फार्मासिस्ट का होता है। और इसके अलावा वेरियस अभी स्कोप्स इस पर आ गए। दैट्स ऑल। Thanks for watching. I hope that you all found my video very useful and helpful. If you like my video, don't forget to give your responses, as your response inspire me a lot to make more such videos. And don't forget to press the bell icon to get notification update whenever I upload my video. And yes, if you have any queries, doubts or any suggestions, feel free to comment below in the comment section. So thanks for watching. Bye bye.